नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 21 को देखने वाले हैं जो कि आपका हिंदी माध्यम में होगा। और ये मॉड्यूल्स किस चीज़ के पढ़ रहे हैं हम? यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए। क्लियर है? यदि आप नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेलीग्राम के फ्री ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मॉड्यूल्स के साथ आपको क्या करना है, टॉप 25 पेड क्विज करवाया जाता है डेली, जिसको आपको फॉलो करते रहना है। और इन पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से लगाइए क्योंकि लगातार पेड क्विज के सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पिक्स, वॉइस लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मॉड्यूल्स करते जाइए, पेड क्विज को लगाते जाइए, टॉप 25 क्वेश्चंस करते जाइए, तैयारी को दिन प्रतिदिन और बेहतर बनाते जाइए। चलिए, जैसा कि हम हर मॉड्यूल में करते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनमें टॉपिक्स को लेते हुए हम आगे उनको कैरी फॉरवर्ड करते हुए उनके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते जाते हैं। तो एक लिंक है एक दूसरे से मॉड्यूल्स और एक श्रृंखला चल रही है, तो इस श्रृंखला को आपको जो है बीच से ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। कंटिन्यू के साथ आपको क्या करना है, हर मॉड्यूल को पूरा देखना है क्योंकि हर मॉड्यूल अपने आप में कई प्रश्नों को समेकित किए हुए हैं। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा और देर करें, हम चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस मॉड्यूल को, जिसमें सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं, जिसमें आज हम भारत पर विदेशी आक्रमण यानी कि भारत पर जो विदेशों का आक्रमण हुआ है उनके बारे में पढ़ेंगे। आप देख पाएंगे कि विदेशी आक्रमण में हकामनी, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण ज़्यादातर मुख्यतः आप देखेंगे देखने को मिलते हैं प्राचीन भारत पर। जब प्राग मौर्य युग की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम मगध सम्राटों का जो है अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे और पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण बना हुआ था। अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमारी वीकनेस हो गया, जिसकी वजह से दूसरे ने इसका इस्तेमाल किया। जैसे आप देखेंगे कि ये क्षेत्र जो थे अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटे हुए थे, जिसमें कंबोज, गांधार और मद्र जैसे प्रमुख जो थे क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में कई ऐसी कोई सार्वभौमिक कह सकते हैं शक्ति नहीं थी, कोई पावर नहीं थी जो परस्पर एक राज्यों को जीत कर एक छत्र शासन कर सके। तो आप देखेंगे कि पूरा जो प्रदेश था उस समय विभाजित था और ऐसी कंडीशन में विदेशी आक्रांताओं का जो ध्यान है भारत की ओर आकर्षित हुआ, स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप ये प्रदेश जो है वो 2 विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ, जैसे कि हकामनी का ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण हकामनी वंश के राजाओं ने किया और इस वंश के संस्थापक जो थे, जिसकी हकामनी ईरानी आक्रमण के, वो थे साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया। ये रही पूरे बैकग्राउंड की स्टोरी एक। अब समझते हैं यहाँ पर जो पारसी ईरानी आक्रमण की बात की जा रही है उसमें भारत का, जैसे आप देखेंगे साइरस द्वितीय ने क्या किया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हकामनी साम्राज्य की स्थापना की। कहते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे उसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे कैसे उनका जन्म हुआ इत्यादि चीज़ों के बारे में। ठीक है, आक्रमण किया और ईरान के राजा कुरुश यानी कि साइरस के उत्तराधिकारी कौन थे, डेरिस प्रथम ने 1516 ईस्वी में कंबोज, पश्चिमी गंधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। अभी हमने ऊपर समझा था। अब इसका देखिए कोई आक्रमण हुआ है, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर, तो भारत पर हकामनी ईरानियों का क्या प्रभाव पड़ा हमें वो समझना है। देखिए अब क्या हुआ कि जैसे देखिए प्रभाव क्या पड़ा, पहले आप अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो हकामनी जो ईरानी आक्रमणकारी आए थे, आक्रमण के कारण क्या रहे। जैसे हमने देखा कि ऐसे ऐसे हमारा डिवीजन था, कोई एक छत्र सशक्त शासन नहीं था, तो इस कारण से भी जो है उनका ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और अन्य क्या कारण हो सकते हैं, जैसे ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता के कारण। ठीक है, भारत के
पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व की वजह से भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। ठीक है, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति से भी भारत पर आक्रमण किया। अब आते हैं, आक्रमण हो गया, अब इनका प्रभाव हमारे भारत पर क्या पड़ा। तो जैसे समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापारियों को थोड़ा क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। फिर क्या हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत में जैसे दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली एक लिपि थी जिसको हम खरोष्टी लिपि कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये खरोष्टी लिपि जो है उसका यहाँ पर प्रचार हुआ, ये प्रभाव देख रहे हैं अभी हम, है ना। तो क्या हुआ कि अशोक के जो शिलालेख है ना, उसमें भी आपको अशोक के जो अभिलेख है, माफ़ी चाहती हूँ, उसमें खरोष्टी लिपि से काफ़ी चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं। तो ईरानियों की अरमाइक लिपि का भी प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रचलन है, जो आप देखेंगे प्रथा है, वो भी निकल कर आई, आरंभ हुई। मौर्य वास्तुकला की यदि मैं बात करूं तो इस पर भी ईरानी प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने को मिलता है। जैसे कि अशोककालीन स्मारक विशेष घंटे के आकार के गुंबद हो गए, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। ठीक है, अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उसके प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, आपके ईरानी जो आक्रमणकारी उनके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं खरोष्टी लिपि। अभी हमने जैसे देखा कि खरोष्टी लिपि क्या है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और इसका जो जन्म है ईरान की अरमेक लिपि से हुआ है। अब दूसरे आक्रमणकारी कौन थे, यूनानी आक्रमणकारी, जिसको मकदूनियाई आक्रमण भी कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि सिकंदर की अगर मैं बात करूँ, अलेक्जेंडर जिसका नाम आपने सुना होगा, तो फिलिप द्वितीय जो कि सिकंदर के पिता हुआ करते थे और 359 ईस्वी में मकदूनिया के शासक बने और इनकी हत्या जो हुई है 329 ईस्वी में ईसा पूर्व में हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लगभग उस वक्त 20 साल के थे और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने इतनी अल्प आयु में ही सिंहासन को संभाला और वह अरस्तु के शिष्य भी थे। और यूनानी शासक, अगर मकदूनियाई शासक की बात करूं, सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण है वो लगभग 326 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सिकंदर का भारत विजय अभियान। अब भारत पर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर कई सारे कारण थे। अब भाई क्या क्या कारण थे, जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे जैसे तक्षशिला के जो शासक है आम्भी जिसका नाम है, ठीक है, आम्भी ने क्या किया कि आत्मसमर्पण के साथ उन सिकंदर का जो है स्वागत करते हुए उनके सहयोग का वचन दिया। और सिकंदर के समय आप देखेंगे जो अश्वक है एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सक है। यूनानी लेखकों के अनुसार कि सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है, वहीं आप देखते हैं कि जैसे खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। ठीक है, सफलता का एक ये भी बहुत बड़ा कारण था और उसकी सेना भी बहुत जो है काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती है। और सफलता के प्रमुख कारणों में एक था कि भारत में किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था, इस कारण से भी जो है वो जीत पाया यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे कि सिकंदर ने, आप देखते हैं कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हम वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं, और इस युद्ध में पोरस की विजय हुई। तो इत्यादि काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे किसने हमारे देश के साथ जो है वहाँ पर दगा किया, धोखा दिया और उसका सहयोग दिया। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत निशा अश्व जनजातियों को हराया, तो ये भी एक बहुत बड़े कारण रहे हैं इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें देखेंगे कि हम भी जैसे देशद्रोही का सहयोग भी इनकी सफलता का बड़ा कारण रहा। और इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं उस समय, और जिसके इसीलिए देखेंगे कि राज्य किसी एक केंद्र सत्ता के अधीन नहीं थे, जिसके कारण भी आक्रमण जो सफल रहा इनका। और इनकी जो सेना थी काफ़ी तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी, जिस कारण से जीत पाए। ठीक है, पौरुष का युद्ध, झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध, जिसको हम वितस्ता का युद्ध करते हैं, कहते हैं तो सिकंदर को पंजाब यानी कि झेलम और चुनाव का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसके शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में पोरस की जो है पराजय हुई थी। ठीक है, तो इस युद्ध में पोरस की जो है पराजय हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। इसमें पुरु की हार हुई, पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का जो राज्य है उसे वापस लौटा दिया और पुरु से मित्रता कर ली, इत्यादि चीज़ें हैं। सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार क्यों कर दिया? अब भाई ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण सिकंदर की सेना ने वो नदी जो है पार करने से ही इनकार कर दिया? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कहते हैं कि सेना काफ़ी थक चुकी थी, बीमार हो गई थी, इतना लंबे समय तक जो है वो घर से बाहर थे, जिसके कारण वो थकान और मोराल भी डाउन हो जाता है एक समय के बाद। तो फिर इसके बाद दूसरा भारतीय शौर्यों की जानकारी उनके मिल गई थी कि भाई वो बड़े ताकतवर है, तो उनसे जीतना असंभव सा महसूस होने लगा। नंद के शासक घनानंद की विशाल सेना की जानकारी उन्हें मिल गई थी। सेना के इनकार करने के बाद सिकंदर ने काफ़ी दुखी मन से उस वक्त एक वक्तव्य कहा कि मैं इन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। याद रखिएगा, स्टेटमेंट किसका है? सिकंदर का है। इस घटना के बाद क्या हुआ? सिकंदर जो है विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला गया था। अब
जिसकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन थे, आइए देखते हैं। जैसे मकदूनिया के राजा थे, फिलिप द्वितीय के पुत्र थे ये, ठीक है। इसके बाद सिकंदर ने भारत के 2 नगर, तो आप देखेंगे कि सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की, जैसे निकैया जिसे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, और बहुकेफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा उसने, ठीक है। इसके बाद सिकंदर जो है देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर के अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी, क्लियर है। जन्म इनका मकदूनिया यूरोप में और मृत्यु इनकी देखिए बेबीलोन एशिया में हुई। अंतिम संस्कार इनका अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका में हुआ। और कहते हैं ये सिंगल ऐसे महापुरुष है जिनका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार भिन्न भिन्न देशों में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है अभी तक सारी चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारियों की यदि मैं अधिकारियों की बात करूँ तो जैसे इनमें इंपॉर्टेंट ही सिर्फ आपको दिए गए, जैसे निर्याकस जो है वो सिकंदर के सहपाठी भी थे और जल सेना अध्यक्ष थे। टॉलमी देखेंगे कि लागूस का पुत्र टॉलमी के बाद मिस्र का शासक बना था। लियानेट्रस ये सिकंदर का सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक था। एब्रियस देखेंगे इसे विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगना वेतन सिकंदर दिया करते थे। प्यूक एस्टोस देखेंगे तो ये मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान इसने ही उस पवित्र ढाल को अपने हाथ में रखा था जिसे सिकंदर अपने पास अधिकतर रखते, तो सिकंदर जो इस ढाल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एथना मंदिर से सिकंदर ने ये प्राप्त किया था। हेफेस्तियान और पेडियस सिकंदर के सेनापति हुआ करते, तो ये नाम भी याद रखिएगा। अब सिकंदर जो है भारत में और उनकी सफलता के कारण क्या क्या रहे, सफलता किस वजह से हुई, तो वो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि देशद्रोहियों के शासकों की सहायता इनको मिली। भारत में हमारी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसके कारण इनको सफलता मिली, ठीक है। और सेना इनकी सशक्त थी, काफ़ी फौज बेहतर थी, इनकी घोड़े जो थे तेज तर्रार थे, है, ठीक है। ये देशद्रोहियों का सहयोग मिला, सफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़े इससे पहले यहाँ पर देखिए पेड ग्रुप के कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, यहाँ पर ज्ञान सर का नंबर आपको दिया गया है, आप उन्हें डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी अधिक जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम अगला टॉपिक क्या है हमारा, संगम युग। चलिए अब हम संगम युग को पढ़ने वाले हैं। ये जैसे कि हमने लास्ट किसी मॉड्यूल में संगम युग के बारे में हालांकि थोड़ा सा पढ़ा था, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे, तो आइए आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि संगम क्या होता है, संगम युग नाम क्या है। तो संगम का मतलब होता है तमिल कवियों का संघ या परिषद या फिर गोष्ठी से है, ठीक है। ऐतिहासिक युग में आप देखेंगे प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। इसमें अगर हम देखें तो जो संगम है वो आयोजन में तमिल कवि और विद्वान जो है इकट्ठा हुआ करते थे और हर कवि और लेखक अपनी रचनाओं का संगम के सामने प्रस्तुति करते थे। यानी कि आप प्रस्तुति मतलब ये अपने संगम के सामने अपनी रचनाओं को संगम के सामने प्रस्तुत करते थे और उनकी स्वीकृति यानी कि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था तब। और संगम साहित्य से ही पता चलता है कि ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। मदुरै में मंडल या फिर सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का ये जो संगम है पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था, ठीक है। इसका सबसे पहले उल्लेख आप देखते हैं इरैनार अगपोरल के भाष्य में से प्राप्त होता है और कहते हैं कि इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर अधिक आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य और संगम साहित्य कहलाता है, ठीक है। संगम साहित्य का संकलन जो है आपको 9 खंडों में उपलब्ध होता है और इसी कारण से आप देखेंगे संगम युग इसको कहा जाता है, ठीक है। संगम मतलब सम्मेलन से होता है, तो संगम मतलब क्या होता है, सम्मेलन होता है, ठीक है, सम्मेलन होता है, हमने गोष्ठी वगैरह कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो अशोक के आप देखेंगे अशोक के दूसरे शिलालेख और खारवेल के हांती गुफा अभिलेख में तमिल देश के राज्यों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा कहाँ से किसका उल्लेख मिलता है। 3 संगमों का आयोजन जो है पांड्य राज में हुआ। अब वो 3 संगम कैसे थे, देखेंगे कि पांड्य राज्यों के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा। थोड़ी सी झलक चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि संगम यानी कि सम्मेलन के अंतर्गत तमिल कवि और विद्वान एकत्रित हुआ करते थे और उनकी जो अपनी रचनाएं उनको संगम में प्रस्तुत करते थे। प्रथम संगम जो था पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें आप देखेंगे प्रथम संगम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ जो 4400 वर्षों तक चला, बहुत लंबा चला था, ठीक है। प्रथम संगम में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ उसमें कौन कौन से थे याद रखिएगा, ये अपने आप में स्टेटमेंट है, आगे भी इसमें दिया गया है। जैसे कि उनमें थे अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारे, ठीक है, मुदु कुरुकु और कलरी आवरे आदि प्रमुख थे और वर्तमान में इनमें से कोई भी रचना अभी उपलब्ध नहीं है। ये तो रही प्रथम संगम की बात, ठीक। इसके बाद अब द्वितीय संगम देखेंगे तो कपाटपुरम यानी कि अलेवाई में आयोजित किया गया और इस संगम की जो अध्यक्षता है वो अगस्त्य ऋषि ने की थी
और प्रथम संगम की तरह ही 59 आप देखेंगे पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, और ये संगम भी बहुत लंबा अवधि तक चला था। इस संगम में संकलित साहित्य में तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही एकमात्र शेष है, और इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर को दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये दो संगम हो गए। तीसरा संगम जो आपका था, तीसरा संगम का आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में किया गया, और इस संगम की जो अध्यक्षता है वो नकीरर ने की थी। किसने की थी? नकीरर ने की थी। और इसमें भी 449 हम कह सकते हैं कवियों की उनकी रचना प्रकाशित की गई, और वर्तमान में भी इसमें कुछ जो है संकलित की गई रचनाएं उपलब्ध है जिनकी संख्या 49 है। ठीक है, इस संगम के द्वारा संकलित जो उत्कृष्ट रचनाएं थी, जैसे कि नेंदु थोक्के था, कुरुन थोक्के है, नन्नी नहीं है, नत्री नहीं है, इसके बाद आप देखेंगे पदी त्रुप्पट है, नुत्रवथु है, पदी पादल है, कुथु है, वरी है, परिसय है और सत्रिसय है। ये सब क्या है? इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं उस वक्त की। ठीक है, तो कुछ अगर याद हो पाती तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। अब कहते हैं जैसे खारवेल ने हांती गुफा अभिलेख में कहा है कि उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष तमिल देश के 3 राज्यों के 113 पुराने त्रामी देश संगठन को नष्ट कर दिया था, ऐसा उसका कहना है। और पांड्य देश का उल्लेख जो है वो मेगस्थनीज की इंडिका में कात्यायन की वार्तिक में चोल पांड्य केरल के राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखिए। ये क्यों याद रखिएगा? क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो ये मान लीजिए पीटी का एक तरह से रामबाण है आपके लिए कि पांड्य देश का जो उल्लेख है वो आपके मेगस्थनीज की इंडिका में, कात्यायन की वार्तिका में चोल, पांड्य और केरल राज्यों के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब संगम तमिल कवियों का जो एक संगम या सम्मेलन था, आप देखेंगे कि उसमें बहुत किन्हीं प्रमुखों और राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। यहाँ देखिए तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया, जिसे हम मुच्चुंगम कहा जाता था। जो 3 अभी संगम मैंने आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो संगम बताए हैं उसको इनको मिलाकर क्या कहा जाता था? मुच्चुंगम कहा जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, ये साहित्य रचनाएं जो थी द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने इत्यादि हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट क्या था मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आते हैं संगम साहित्य पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संगम साहित्य जो है आप उसे समझिए कि प्राचीन संगम काल में जिस संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई उन्हें क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया। ठीक है, विषय वस्तु के दृष्टि से संगम साहित्य में प्रेम, राजाओं की प्रशंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, और कहते हैं कि तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर भी आधारित रचनाओं को अगम और राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज संबंधी रचनाओं को पुरम कहा जाता था। और संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पत्थुपातु, इसके बाद इत्थुथौके और पदिनेन कील कनकू। ठीक है, ये सब क्या है? आपके 3 भागों में संगम साहित्य को विभक्त किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है ये सब चीज़ें। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। आइए जो 3 भागों में जिनको बांटा गया है उनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पट्टू देखेंगे, पट्टू पाटू जो है आपका, पत्थु पातू जिसको हम बोलते हैं, थोड़े से टफ शब्द हैं, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे इसको फनी वे में या फिर नॉर्मल इसको कुछ अपने तरीके से उस ट्रिक इजाद करेंगे तो याद हो जाएंगे। जैसे पत्थु पातू जो है वो 10 संक्षिप्त पदों का एक संग्रह हुआ करता था। ठीक है, संभवतः इन पदों को लिखे जाने का समय जो माना जाता है 2वीं सदी ईस्वी का माना जाता है। इस संक्षिप्त पदों में पांड्य राजा नेंडू, जेलियन और चोल राजा करी काल के विषय में जानकारी मिलती है आपको। ठीक है, इत्थुथौके जिसका नाम आप पढ़ेंगे, इत्थुथौके जो है इसमें 8 कवियों का संग्रह है, और इन कविताओं में संगम काल के राजाओं के नाम और उस समाज का विवरण मिलता है, मतलब तत्कालिक समाज का विवरण मिलता है। ये कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं। आप देखेंगे कि जैसे पदिनेन कील कनकू जो है, ये तीसरा जो इनका जो भागों में बांटा गया था साहित्य को मोटे तौर पर, तीसरा जो इनका है, ठीक है, वो देखेंगे कि पदिनेन कील कनकू 18 छोटी कविताओं का एक संकलन है, और इनका जो भाव है वो उपदेशात्मक है। ठीक है, इनका भाव क्या है? उपदेशात्मक है। इन कविताओं में तिरुवल्लुर द्वारा रचित तिरुकुरल या कुरल उत्कृष्ट रचना है, और इस रचना में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे काफी विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपने क्या समझा कि संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, पत्थुपातु, इत्थुथौके और पदिनेन कील कनकू। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आप देखेंगे संगम साहित्य जो 2 समूह में विभाजित थे वो मुख्यतः वर्णात्मक और उपदेशात्मक रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है,
अब देखेंगे इसमें जैसे कि वर्णात्मक मतलब, तो वर्णात्मक ग्रंथों में आप देखेंगे मेल कन्नु वाकु जैसे हमने देखा, ठीक है, उसको कहा जाता है। और इसमें वीर रस की कविताओं का भी रचना मिलती है। उपदेशात्मक रचनाओं में आप देखेंगे किलका क्या जिसको हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, किलका नाकू जो है उन वो कहा जाता है इनको, ठीक है। तो उपदेशात्मक रचनाओं को क्या कहा जाता है, वर्णात्मक को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे कि अब यहाँ पर जैसे एक चीज़ और अच्छा मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर नाम दिए गए हैं ना जिनको, तो चलिए नीचे यहाँ पर समझते हैं। जैसे बड़ी संख्या में क्या कि तमिल उपदेशात्मक रचनाएं करते हैं, तो तमिल में आपको उपदेशात्मक रचनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसमें आप देखेंगे तिरुवल्लूर की तिरुकुरल ये नीति शास्त्र, दर्शन, राजनीति, प्रेम पर प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और तमिलनाडु का 5वां वेद भी इसको माना जाता है, तो याद कर लीजिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि तमिल महाकाव्य जैसे शिल्पाधिकारम, देखिए अब शिल्पाधिकारम का जो नाम दिया गया आरंभिक तमिल साहित्य का उज्ज्वल रत्न इसको। अब देखिए शिल्पाधिकारम की जो बात आ रही है ना, यहाँ समझिएगा कि माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा शोर ज़्यादा था बीच में। देखिए अब शिल्पाधिकारम की बात आ रही है तो संगम काल में महाकाव्यों की भी रचना की गई। जैसे उसमें आप देखेंगे इस काल में 5 प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए, जिनमें से शिल्पाधिकारम एक है, ठीक है, मणि मेखले, इसके बाद जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। तो इनमें जो पहले 3 हैं वही अभी तक उपलब्ध है और इनका विवरण भी कुछ हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले हम शिल्पाधिकारम के बारे में समझ रहे हैं। देखिए संगम कालीन महाकाव्यों में शिल्पाधिकारम जो है वो बहुत ही बड़ा महाकाव्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य माना गया, इसका काफ़ी महत्व है। तो इस महाकाव्य की जो रचना है वो चेर शासक शेन गुट्टूवन के भाई इलंगो आदिगल ने की थी, ठीक है। ये क्या है, एक प्रेम कथा है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ये क्या है, एक प्रेम कथा है और प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य। और इस महाकाव्य के नायक और नायिका क्रमशः कोवलम और कड़ग्गी है, ठीक है। इस महाकाव्य के जो नायक है वो कोवलम अपनी पत्नी कड़ग्गी की उपेक्षा कर माधवी नामक एक वेश्या से प्रेम करता है। इसकी कुछ स्टोरी अंदर की बताई गई है, ठीक है। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में भी मान्यता दी गई है। ये तो हो गया आपका शिल्पाधिकारम के बारे में बात। अब तमिल भाषा में आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो है संगम साहित्य के जो है कृतियाँ मिलती हैं। और तो जैसे तोल्काप्पियम हो गया, एतुतोके हो गया, ठीक है, तोल्काप्पियम हो गया, एतुतोके हो गया, ये सब क्या है आपके, ये वहाँ की रचनाएं हैं, ठीक है। पदी ने आप देखेंगे हमने पढ़ा था, पदी ने की कनकू पढ़ा था, इसके बाद पत्थु पातू पढ़ा था ऊपर हमने, ठीक है। शिल्पाधिकारम मणि मेखले, अब जैसे मणि मेखले क्या है, ये जो महाकाव्य है ना उनमें से ही है शिल्पाधिकारम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि। तो शिल्पाधिकारम हमने देखा, अब हम मणि मेखले को देखते हैं। इस महाकाव्य की जो रचना है वो मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी शीतल सत्तनार द्वारा की गई है। इस महाकाव्य में नायिका मणि मेखले के साहसिक जीवन का वर्णन मिलता है और मणि मेखले शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन और उनकी प्रेमिका मादिका से उत्पन्न हुई पुत्री की थी। इसमें जहाँ पर शिल्पाधिकारम की कहानी खत्म होती है वहीं से मणि मेखले की कहानी प्रारंभ होती है। स्पष्ट हो गया है। अब जीवक चिंतामणि की अगर मैं बात करूँ तो इस महाकाव्य में जो लेखक है वो जैन धर्मावलंबी लिखेंगे आप तिरुत्तक देवर हैं, ठीक है। इसके लेखक धर्मावलंबी तिरुत्तक देवर हैं ये। और इस महाकाव्य में इसके नायक जीवक का चरित्र चित्रण किया गया है और ऐसा माना जाता है कि जीवक जो है कुल 8 विवाह करता है और इन गृह जीवन के बाद परिवार का त्याग करके वह जैन धर्म अपनाकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। जीवक चिंतामणि में 8 विवाहों का वर्णन करने के कारण इसे धर्म ग्रंथ यानी कि मणमूल भी कहा जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तोल्काप्पियम के लेखक आप देखेंगे तोल्काप्पियर है। दूसरा संगम उपलब्ध एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें उस समय राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है जब हमने दूसरे संगम के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जैसे पदिनेक किल्ली कड़कू जो हमने पढ़ा था कनकू, ये 18 छोटी कविताओं का सम्मेलन इसमें आपको मिलता है और इसमें राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र, प्रेम जैसे विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल और पंचम वेद भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका क्या था, इसको बाइबल और पंचम वेद भी कहा जाता है। क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी मैंने सब बताया डिटेल में, ठीक है। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल द्वारा मणि मेखले, देखिए किसके द्वारा क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल के द्वारा और मणि मेखले शीतल लेस्तनार के द्वारा लिखे गए महाकाव्य और इन महाकाव्यों के द्वारा उस समय की संगम समाज, राजनीति और विषय के बारे में अच्छी जानकारी और प्रेम के बारे में जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। क्या अभी तक स्पष्ट है आपको सारी चीज़ें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर दे रहे हैं कि संगम एक तरफ है, उनके आयोजन स्थल है, और अध्यक्ष है उनके परिणाम और प्रासंगिक काव्य दिए गए हैं। ठीक है, उनके रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए। तो पहला संगम कब हुआ था उसको देख लीजिए। पहला संगम आपका थेन मदुरै में आयोजित हुआ, उसके अध्यक्ष अगस्त्य थे, और इनके जो आउटकम थे यानी कि रिलेवेंट फैक्ट्स क्या थे, तो इनकी रचनाएं बच नहीं पाई। ठीक है, अभी भी बच नहीं पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई, इनकी रचनाएं नहीं है। दूसरा संगम कपटापुरम है, इसका आयोजन स्थल और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। तोल्काप्पियर अगस्त्य के शिष्य थे ये, और तोल्काप्पियर के द्वारा लिखी गई केवल तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण बची हुई है अभी। तीसरा संगम है मदुरै, जिसको हमने देखा था, आयोजन स्थल मदुरै है। इसके अध्यक्ष नक्कीरार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रट लेना है इनको। ये तीनों ही जो संगम है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नक्कीरार है मदुरै जो इसका आयोजन स्थल है तीसरे संगम का, और परिणाम क्या हुआ, इसका आउटकम क्या निकला कि मौजूदा संगम साहित्य के संपूर्ण संग्रह का निर्माण करता है। ठीक है, तोल्काप्पियम ही है जो संपूर्ण देखेंगे तमिल ग्रामर है जो तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया था, वही यहाँ पर संपूर्ण संग्रह का निर्माण करता है। अब यहाँ पर संगम साहित्य के बारे में और विवरण देने के कई सारे सोर्सेज भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो अदर सोर्सेज इनके क्या क्या है, आइए उनको समझ लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब संगम काल के बारे में हमें विवरण देने वाले जो अन्य स्रोत है वो कौन कौन से, जैसे कि मेगास्थनीज है, स्ट्रेबो है, प्लिनी है, टॉलमी है। जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्य व्यापार के संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है अपनी कृतियों में, और अशोक के अभिलेख में आप देखेंगे चोल, पांडे और चेर के बारे में बताया गया है। राजनीतिक इतिहास की अगर मैं बात करूं संगमकालीन, तो इसका ज्ञान हमें संगम साहित्य से मिलता है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोर, चेर और पांडे का उल्लेख मिलता है। और आप देखेंगे संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था, और इन राज्यों के बारे में जानकारी जो है वो हमें संगम काल के साहित्य संदर्भों से प्राप्त की जाती है, जिसको अब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, चेर। आप देखेंगे कि चेर जो है आपके जो चेरों का जो राज्य था उनके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए उसको देखते हैं। जैसे पांड्यों के संरक्षण से संपन्न संगम में सर्वाधिक बार उल्लेख हमें प्राचीन वंश चेर का मिलता है, और केरल पुत्र यानी कि अशोक के अभिलेख में जिनका नाम वर्णित है, केरल पुत्र के नाम से विख्यात ये जो राज्य है यानी कि चेर जो राज्य है, आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र और उत्तरी त्रावणकोर और कोच्चि तक विस्तृत था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष था। ठीक है, अब ये सब हो गया। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर और चीज़ें क्या कही गई हैं कि चेरों ने आधुनिक आप देखेंगे राज्य जो है केरल के मध्य उत्तरी हिस्सों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था। उनकी राजधानी वांजी थी। पश्चिमी तट मुसरी और पोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में हुआ करते थे। उनका चिन्ह हमने देखा है धनुष बाण है, उनका चिन्ह क्या है, धनुष बाण है। ठीक है, बो एंड और एरो है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो ईसा की पहली शताब्दी के पुगलुर शिलालेख से चोर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, 3 पीढ़ियों की हमें जानकारी मिलती है। और चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त किया करते थे, और कहा जाता है कि उन्हें अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। तो किसने बनवाया था अगस्टस का मंदिर, चेर शासकों ने। और चेर के सबसे पहले महान राजा सेगुत्तुवन थे, सेगुत्तुवन यानी कि शेनगुट्टुवन थे। तो शेनगुट्टुवन इनके जो है कहते हैं कि सबसे प्रसिद्ध शासक थे चेर शासकों के, लगभग 180 ईस्वी में। और शेनगुट्टुवन को लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके ही शासनकाल में पत्नी पूजा यानी कि कड़गी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। स्पष्ट है। ठीक है, दक्षिण भारत में से चीन के दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे ये। अब चोलों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चोल शासक के यानी कि चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल राज्य के बारे में यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं वो समझ लिया गया है। चोलों के बारे में आप देखेंगे कि संगम काल के 3 राज्यों में चोल राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे, और चोल राज्य पेन्नार और वेलारू नदी के मध्य स्थित था, और ये जो पांड्य राज्य है उसके उत्तर पूर्व में अवस्थित था। चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था, और इसका मुख्य केंद्र ओरैयूर था। और चोल शासकों का राज के चिन्ह, जैसे हमने चेलों का पढ़ा, इनका राज्य के चिन्ह क्या था, बाघ था। क्लियर है। और कहते हैं कि चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच स्थित थे, और बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या फिर पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यहीं पर आपको मेंशन किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे इनका हमने राज के चिन्ह देखा क्या है, और चोलों के पास जो है कुशल नौसेना भी हुआ करती थी, और चोल राजाओं ने राजा करिकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। तो करिकाल जो है सबसे प्रतापी शासक थे, और इनका काल जो है लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और एलारा भी थे। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्वी 2री शताब्दी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली। अब जैसे यहाँ पर हम
करिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार यानी कि आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। ये हम चोलों के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेरुनानुन पादे ने करिकाल को संगीत के रूप में सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया। करिकाल ने उद्योग धंधों और कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली और उसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब भी खुदवाए थे। तो ये करिकाल के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध शासक इनके समय पे हुए थे उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद विभिन्न संगम साहित्यों की कविताओं में आप देखेंगे वेड़ी के युद्ध का उल्लेख भी मिलता है हमें। इसके वेडी के युद्ध का उल्लेख मिलता है और इस युद्ध में करिकाल ने पांडे तथा चेर साहित्य 11 राजाओं को पराजित किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि करिकाल ने पुहार और कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की, अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरी पत्तनम में ट्रांसफर कर लिया और इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 लंबा बांध भी बनाया था। ये हमने अभी ऊपर अच्छे से समझा है, डिटेल में आपको बताया मैंने। इसके जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पांड्य राज्य का जो क्षेत्र है वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था और जिसमें वर्तमान मदुरै और तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। पांड्य राज्य का उल्लेख हमें सबसे पहले मेगस्थनीज ने किया था और इसके अनुसार ये जो राज्य है वो मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कार्प यानी कि एक प्रकार की मछली थी। तो मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का जो उल्लेख है मावर नाम से किया था और पांड्य राज्य के प्रमुख शासक में जैसे नेडियोन है, नेडुंजेलियन है, ये सब इनके प्रमुख शासक हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह भी क्या है, मछली है, फिश है, जिसको हमने देखा था। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं का संकलन सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी थी, क्या कहता है, एक मेंटेन इन्होंने सेना बनाए रखी थी, ट्रेड। इसके बाद देखेंगे आपकी संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य जो थे बहुत ही धनी और समृद्ध थे। इनका पहला उल्लेख आपको मेगस्थनीज ने किया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। कलभ्रस नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति का जो है ह्रास हुआ, क्षय हुआ और नल्ली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात आपका क्या था, पांड्य राजा था। तो लास्ट इनका जो है वो लास्ट राजा इनका था नल्ली। देखिए इसमें क्या नाम दिया गया, नल्ली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक हुआ करता था, ठीक है। नल्ली कोडन संगम का अंतिम ज्ञात पांड्य राजा था और कहते हैं कि जैसे नेडू जेलियन के बाद पांड्य राजा का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया था, जो 7वीं सदी में पांड्य सत्ता का पुनः उत्कर्ष हुआ था, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब संगम साहित्य की आप देखेंगे, चलिए यहाँ पर अब हम संगम की राज व्यवस्था और शासन यानी कि प्रशासन को हम देखने वाले हैं। आप देखेंगे संगमकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति ही सर्वोच्च होती थी। तो राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। राजा हर दिन अपनी सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था, न्याय कार्य किया करता था। राजधानी में एक राजसभा क्या करता था, जिसे नालबय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नालबय कहा जाता था। और ये राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। इस काल के शासक ब्राह्मण मत अनुयायी थे और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को प्रशासक के सबसे सर्वोच्च अधिकारी और सुविधाएं प्रदान की थी। अब देखेंगे कि इस काल के शासक युद्ध भी प्रेमी हुआ करते थे और चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे और युद्ध में वीर गति शुभ का कार्य माना जाता था। उस समय पे राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन किया, जैसे कि मंत्री यानी कि अमात्यार या अमेत्यार कहा जाता था, पुरोहित को पुरोहितार, सेना नायक को सेनापतियार, राजपूत को दूतार और गुप्तचर को उर्रार कहा जाता था। ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी देखिए बीच में मेंशन की गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या, भूमि राजस्व माना जाता था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू उनका मुख्य स्रोत माना जाता था आय का, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था, ठीक है। कस्टम ड्यूटी भी इनकी लगाई जाती थी। इसके बाद मेजर जो आप देखेंगे युद्ध में लूटी गई संपत्ति को ही राजकोषीय आय माना जाता था। बड़ी विडंबना सी है, मतलब लूटी हुई संपत्ति को राजकोषीय आय माना जाता था। और डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो रॉबरी और स्मगलिंग को यहाँ पर रोकने के लिए सड़कों को, राजमार्गों को उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गई हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको रिलीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि धर्म क्या था। अब इनका संगमकालीन के साहित्य की अगर धर्म की बात करें तो धर्म कैसा क्या था, जैसे राजनीतिक शासन हमने देखा, तो धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो संगम काल में मुख्य रूप से 3 धार्मिक मत थे, ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत। तो इस काल तक दक्षिण भारत में वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी और इस युग में धर्म का जो संबंध कर्मकांडी आध्यात्मिक अवधारणाओं से ज्यादा लिप्त था। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुरुगन थे और मुरुगन का एक अन्य नाम था सुब्रह्मण्यम भी मिलता है। और मुरुगन का जो प्रतीक है मुर्गा यानी कि कुक्कुट है। तो मुरुगन की उपासना किए जाने के लिए नृत्य को वेल नाडल
कहा जाता था। ये सब चीजें हैं। मछुआरे और तटवर्ती क्षेत्र के लोग जो है वरुण की पूजा करते थे, और मरियम्मा शीतला माता थी जो चेचक से संबंधित उस वक्त हुआ करती थी। ठीक है, दक्षिण भारत में मुर्गुन की पूजा सबसे प्रचलित मानी जाती है। यहाँ पर यही सब चीजें मेंशन की गई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर संगम काल में नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण। देखिए, वही चीज है कि नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं के द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए। और संगम युद्ध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर संगम युग के दौरान इन दोनों धर्मों का भी साथ साथ प्रसार विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ। और संगम काल में लोगों का कर्म, पुनर्जन्म और भाग्यवाद पर भी ये बहुत विश्वास किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, अब हम क्या देखेंगे इसमें क्या चीज है यहाँ पर। चलिए देखिए, संगम युग की अर्थव्यवस्था को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं पहले उसको समझते हैं। देखिए, संगमकालीन साहित्य में दक्षिण भारत की भूमि को बहुत उर्वरा बताया गया है, और इसी कारण संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित और आत्मनिर्भर थी। ठीक है, कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी और जौ जैसे प्रमुख फसलें हुआ करती थी। इस काल में कृषि के अतिरिक्त मछली उत्पादन, जहाजों का निर्माण, कताई बुनाई महत्वपूर्ण जो है उद्योग हुआ करते थे। संगमकालीन राज्यों की मुख्य उपज क्या थी, चावल थी। ठीक है, और देखेंगे संगम काल में व्यापार, जैसे आप देखेंगे चेरों का जो राज्य था वो काली मिर्च, हल्दी, मछली और कटहल और भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध था। चोलों के राज्य में कावेरी नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। और संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, और वस्तु जो अनाज जो है विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम हुआ करता था। आयात किन चीजों का होता था, जैसे घोड़ा, सोना, चांदी, तावा, रांगा, सीसा, गदला, कांच इत्यादि। निर्यात के मसाले जैसे कि आप देखें तेज पत्ता, काली मिर्च इत्यादि। वस्त्र, मलवल, विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी इत्यादि, मोती वगैरह निर्यात किए जाते थे। कृषि के अतिरिक्त संपन्नता का कारण एक था बाह्य और आंतरिक व्यापार। बाह्य व्यापार में बंदरगाहों के माध्यम से होता था, और बड़े बड़े बंदरगाह इस काल में नगरों के रूप में प्रसिद्ध हुआ करते थे। तोड़ी, मुशरी, पुहार, शलियूर आदि क्या थे, प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। और आप देखेंगे माना जाता है कि यवन व्यापारी जो हुआ करते थे अपने जहाज से यहाँ सोना लाते थे, और यहाँ से काली मिर्च, मोती और कीमती रत्न, पर्वतों की अमूल्य वस्तुएं ले जाया करते थे। इस काल में सबसे ज्यादा व्यापार रोमन साम्राज्य से हुआ करता था, और रोमन साम्राज्य अगस्टस के सिक्के और पुहार, मुरिसिस और अरिकामेडी से मिले हैं। ये सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, और इनके बाद यहाँ पर देखते हैं, यही सब चीजें आपको यहाँ पर भी सारी मेंशन की गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके बाद पश्चिम देशों, विशेष रूप से उरियर में बनी हुई सूती कपड़ों की बहुत मांग थी। पुहार शहर विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं अगस्टस हो गया, टाइबेरियस हो गया, नीरो जैसे रोमन सम्राट के द्वारा जारी किए गए सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के हिस्से से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अदरक, इलायची, दालचीनी, ये सब हमने सब देख लिया। व्यापारियों के द्वारा आयातित वस्तुओं में घोड़ा, सोना, चांदी, मीठी शराब इत्यादि काफी मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हुआ करते थे इनके। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है, पूरा इन द सेंस इस मॉड्यूल की मैं बात कर रही हूँ। तो इसी तरह से निरंतर बने रहेंगे तो मॉड्यूल्स को देखते रहेंगे तो कोई भी चीज छूटेगी नहीं, और जब छूटेगी नहीं तो वहां पर बीच में गैप नहीं क्रिएट होगा। चलिए, आज का अगला सेगमेंट हमारा क्या होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे और स्पेसिफिकली उद्योग क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर को देखने वाले। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्री को पढ़ने वाले, इंडस्ट्री सेक्टर को। तो पहले समझिए कि इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, जैसे किसी भी देश का जो औद्योगिक विकास है ना, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मापक होता है, यानी कि आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र और सर्विस सेक्टर का विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है, जहां एक और नए रोजगार आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव भी तैयार करने में मदद करते हैं। यहाँ पर नवरत्न कंपनियां दी गई हैं। नवरत्न कंपनियां क्या है, बेसिकली कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हम कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए नवरत्न की श्रेणी में रखते हैं। तो कुछ मानदंड होते हैं। उससे पहले यहाँ देखिए कि भारत सरकार द्वारा इस धारणा का प्रारंभ जो है सार्वजनिक उपक्रमों का विशिष्ट वर्ग है 22 जुलाई 1997 को किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की क्षमता थी, और वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। ठीक है, तो आपकी नवरत्न की श्रेणियां क्या क्या रहती हैं इनको कंपनी को रखने की। तो कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 में, मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त हो, और पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो, या फिर 6 चयनित निष्पादन मानदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर किया हो। जैसे कि देखेंगे कुल शुद्ध पूंजी निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ, ठीक है, कुल श्रम शक्ति लाभ, प्रति अंश आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन इत्यादि क्या है, ये आपके कुछ मानदंड हैं नवरत्न कंपनियों को
बनाने के लिए नवरत्न कंपनियां, ठीक है। इसमें 1000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। जैसे कंपनी, यहाँ पर एक साइड कंपनीज के नाम दिए गए हैं आपको, दूसरी साइड उनके फॉर्मेशन ईयर दिए गए एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। जैसे महानगर टेलीफोन निगम जो है आपका लिमिटेड है वो 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका 1954 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका 1940 में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका 1969 में, एंड देन नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है आपका 1981 में स्टेब्लिश हुआ था। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो आपका है वो आपका 1961 में स्टेब्लिश हुआ। नेवेली लिग्राइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपका एनएलसी जो है वो आपका 1956 में स्टेब्लिश हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में, एंड देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आपका कब हुआ था? 1982 में हुआ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आपका 1965 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1988, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड आपका 1960 में, एनबीसीसी इंडिया आपका 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। इनके स्टेब्लिशमेंट ईयर है। इसके बाद कह रहे हैं जो नवरत्न कंपनियां हैं वो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है, जैसा कि हमने समझा था। और 1000 रुपए तक की करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना गवर्नमेंट की मंजूरी के जो है निवेश करने की स्वायत्तता इनको प्राप्त होती है। अब यहाँ पर नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड हैं, यानी कि लोक उद्यम जो मिनी रत्न 1 अनुसूची बहुत या उत्कृष्ट है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 में क चयनित कार्य निष्पादन सूचकों में कार्य निष्पादन का संयुक्त 6 MOU रेटिंग प्राप्त की है, ठीक है। और जिनका अच्छा 60 अंक है उससे अधिक जो है वो नवरत्न दर्जा प्राप्त किए जाने के पात्र दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसको कौन सा जो दर्जा मिलेगा वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड दिए। जैसे देखिए महारत्न जो है, महारत्न क्या है कि महारत्न योजना का जो उद्देश्य है ना, बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने और विश्व में बड़ी कंपनियों के रूप में उभारने में समर्थन बना। और इनको कंपनियों को जो है क्या क्या मानदंड होते हैं महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जैसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक मार्केट और मिसनरी नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित पब्लिक शेयरधारिता के साथ सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार हो। ये सब चीज़ें क्या है, वैश्विक उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन हुई, सब क्या है महारत्न कंपनी को दर्जा प्राप्त करने के कुछ मानदंड दिए गए हैं। क्लियर है? अब महारत्न कंपनीज जो है वो क्या होती हैं, तो आप यहाँ पर देखनी है। यह नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है जिसका प्रारंभ 4 फरवरी 2010 से किया गया। इसका उद्देश्य है कि बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने और विश्व की बड़ी कंपनियों के रूप में उभरने का समर्थन देना। और अभी जो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है वो 11 है, और इन महारत्न कंपनियां जो है 5000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं, और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति की बात की जाती है। ये सब चीज़ें हैं जो इनके महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के कुछ इनके क्या है क्राइटेरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर महारत्न कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमने पहले नवरत्न में देखा था। इनके जो है हेडक्वार्टर्स भी दिए गए हैं, जैसे एक तरफ कंपनी उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए, महारत्न कंपनी के जो वर्ष है वो दिए गए, और एक तरफ उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 में स्टेब्लिश हुआ। महारत्न जो है श्रेणी में इसको कब रखा गया? 2010 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC लिमिटेड 1975 में स्टेब्लिश हुई। 2010 में से महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको 2010 में महारत्न का दर्जा मिला, और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो 1976 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन 2011 में इसको महारत्न का दर्जा मिला, और कोलकाता में ये जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो 1964 में स्टेब्लिश हुआ, 2013 में इसको महारत्न की श्रेणी का दर्जा मिला, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2019 में इसको जो है महारत्न श्रेणी का दर्जा मिला, जबकि स्टेब्लिश 1974 में हुई थी, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लास्ट में आप देखेंगे PFC जो है 1986 में स्टेब्लिश हुई है, 2021 में इसको महारत्न की कैटेगरी में रखा गया, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यहाँ तक स्पष्ट हो गई हैं चीजें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मिनी रत्न कंपनियों की बात की जा रही है, तो यानी कि जो मिनी रत्न कंपनीज हैं कहते हैं कि इसकी शुरुआत 2002 में भारत में हुई थी, और मिनी रत्न कंपनियों को देखेंगे संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति जो है वो दी गई है, ठीक है।
मिनी रत्न कंपनियों को। तो इनको जो है इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझने से मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में विभाजित किए जाते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका प्रवेश करने की अनुमति थी, कुछ सीमाओं के अंदर विदेशी कार्यालय भी खोल सकते हैं। मिनी रत्न कंपनियां को 2 भागों में बांटा जाता है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी कौन सी श्रेणी में आती है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कुल 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं, टोटल की बात करें। फिर इसका श्रेणियों में जो विभाजित किया गया है ना, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड भी होते हैं भाई। तो आप क्राइटेरिया जैसे मिनी रत्न श्रेणी की स्थिति 1 में देखेंगे कि यहाँ पर दर्जा प्राप्त कर मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में से किसी एक साल में कम से कम 30 करोड़ या उससे अधिक का कर या टैक्स से पूर्व लाभ प्राप्त होना चाहिए। मिनी रत्न कंपनी जो श्रेणी 1 है उसमें 500 करोड़ या उससे निलंब संपत्ति, निवल संपत्ति यानी कि नेट वर्थ के बराबर निवेश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। अब मिनी रत्न श्रेणी 2 की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये कि उद्यमों को लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाना चाहिए। उद्यम का एक पॉजिटिव मूल्य होना चाहिए। और द्वितीय श्रेणी की मिनी रत्न कंपनियां गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना 300 करोड़ या अपने मूल्य का 50% तक जो भी कम हो पूंजी जो है व्यय की स्वतंत्रता रखती है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मानदंड होते हैं इनको अपनाने के, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। इसके बाद मिनी रत्न की श्रेणी 2 को हम देखेंगे, ठीक है। आइए मिनी रत्न कैटेगरीज 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, बालमेर लॉरी एंड कॉर्पोरेट लिमिटेड हो गया, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड हो गया, ठीक है, VML लिमिटेड हो गया, VEML लिमिटेड है, भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया। ये सब क्या मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आपके आते हैं, ठीक है। इसका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, आपका नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन हो गया, NHPC लिमिटेड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पवन हैंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। इसके बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, EDCI इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कमाराजार जो पोर्ट है वो लिमिटेड हो गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी देखिए दी गई हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है नाम देके पूछ ले। मिनी रत्न कैटेगरी की जो बात की जा रही है श्रेणी 2 की, कैटेगरी 2 की, उसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम दैट मीन्स आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, भारत पंप एंड कंप्रेस लिमिटेड हो गया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ये सब क्या आपकी सेकेंड कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। MECON लिमिटेड, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ये सब क्या है आपकी मिनी रत्न कंपनी श्रेणियाँ कैटेगरी 2 में आती हैं। अब कैटेगरी 1 में क्या है कि 500 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो उस तक निवेश कर सकती हैं। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं यानी कि श्रेणी 2 की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत 300 करोड़ रुपए या अपनी संपत्ति के 50% जो भी कम हो तक ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ तक हमने आज क्या पढ़ा, अपने इकोनॉमिक्स को कवर किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ कॉल डिटेल्स भी बीच बीच में दी गई थी आपको, जिससे पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आती है तो आप टाइमली उसका जो है अध्ययन कर सके। तो उसके लिए निरंतर आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को जो फ्री बनाया जा रहा है आपके लिए आपको भी उतना सपोर्ट देना है, इन वीडियोस को शेयर करके, इन वीडियोस को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। आज हम आपका यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, भारत के भूगोल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे भारत के भूगोल को हमने लास्ट अपने मॉड्यूल्स में बहुत अच्छे से कवर किया, अगर आपने जेन्युइनली देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर ज्योग्राफी को पढ़ाया है, ऑल सब्जेक्ट्स की तरह उसको भी पढ़ाया है, तो आप जाके वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम जैसे लास्ट में हमने गंगा जो नदी तंत्र है उसके बारे में, गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट मॉड्यूल में आपको बताया था ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पहले हमें अपवाह तंत्र समझना है, क्योंकि हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जब नदियों के जल का कुछ बहाव जो है निश्चित जल मार्गों यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं, यानी कि उन वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने वैसे लास्ट मॉड्यूल में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक दिखाने के लिए आपको चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ मैं। इसके बाद आते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र पर। तो आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र क्या है, कैसे है, ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से अलग है। तो हिमालय के आप देखेंगे उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास। जब मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ तो आपका काम क्या बनता है कि जल्दी से मैपिंग खोल लीजिए, अभी भी अपना टाइम है आपके पास।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी अवतंत्र में हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंग डुंग हिमानी से निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर बहती होती है, प्रवाहित होती है, और तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर, राइट साइड पर प्रमुख इसकी नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्ला में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इन सब के नाम याद रखिएगा। के बाद आप देखेंगे, ये सब नामों को याद रखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शोधक। ठीक है, हमने अभी देखा था कि जैसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना के देखेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसमें सिल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में होता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक का को ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। क्लियर है? एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यानी कि असम में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि और चीज़ें इसमें क्या क्या हैं। जैसे इसमें कहते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं और बाएं दोनों तट से इसकी अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संगशो, तीस्ता इसके दाएं तट पर की, और दिहांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नदियों को दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ ब्रह्मपुत्र से संबंधित नदी तंत्र बनाया है। ठीक है, जिसको हम और देखेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी? माजुली है, जो कि असम में स्थित है। तो माजुली द्वीप आपका जो यहाँ पर दिखा रहे हैं वो असम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखिए, कह रहे हैं ना कि जैसे आप देखेंगे कि दाएं तट पर दिवांग, लोहित, ये सब नदियां आप देखेंगे यहाँ पर दाएं तट पर। जो दिहांग हो गया, ठीक है, इसके बाद आपकी लोहित होगी, दिहांग है, बूढ़ी दिहिंग है, इसके बाद कामेग है, आपकी रंगा नदी है, ठीक है, तिस्ता, सुबनसिरी है, धनसिरी है, ये सब आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर की नदियां हैं। बाईं ओर की मैं आपको बता चुकी हूँ। मेघना की जो मुख्य धारा है वो बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और ये आप एरिया समझ लेना। इस एरिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसकी मैं बात करूँ, जिसको यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है। क्या आपको चीजें स्पष्ट हो रही हैं? आशा करती हूँ स्पष्ट हो रही होंगी। ठीक है, तो मेघना की मुख्य धारा जो है बराक नदी की उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, और उसकी मुख्य सहायक नदियां हैं माकू, तरंग, तुईबुई, जिरी, सोनाई, रुकनी, ये सब क्या है? मधुआ, ये सब आपकी सहायक नदियां। और लोहित नदी को खूनी नदी, द रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। तो लोहित नदी को आपकी जो लोहित नदी है उसको खूनी नदी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी चीजें जैसे दी गई। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, तीसरी नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। क्लियर है? फिर आप देखेंगे अंत में ये जो नदी है पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये सब हमने ऊपर देख लिया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जैसे जयमोली, तिस्ता, ये देखिए यहाँ पर सब आपको जो है मैंने लिखने की कोशिश की थी। जैसे आपकी ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी होता है? जैसे जयमोली हो गया, तिस्ता हो गया, ठीक है, कामेंग हो गया, ये आपकी कामेंग है। इसके बाद आपकी सुबनसिरी हो गया, ये आपकी सुबनसिरी है, ये आपकी धनसिरी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी है? धनसिरी आपकी ये नदी है। इसके बाद दिहांग आपका ये रही। ठीक है, इसके बाद दिसांग आपकी कहाँ पर है? दिहांग और दिसांग यहीं पर, इन दोनों में से कोई एक है। संकोश, लोहित नदी, ये सब आपकी क्या है? यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। स्पष्ट हो रही हैं सारी चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे बराक नदी मणिपुर पहाड़ियों से निकलकर अभी हमने देखा। तिब्बत पठार जिसे चेंगतांग और कघाई तिब्बत पठार से नाम से भी जाना जाता है, और समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे यांगती नदी हो गया, जियांग हो गया, हांगहो, पीत नदी हो गया, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, साल्वी नदी, ठीक है, साल्वनी नदी, ये सब याद कर लेना है। एक दो बार इनको पढ़ेंगे ना मैप के साथ, आराम से याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तिब्बत में जिन नदियों की उत्पत्ति होती है उनमें से कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर बहती हैं। ठीक है, इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने से पहले ये क्या है? एक यू टर्न लेती है। ठीक है, देखेंगे आप ये जो है एक यू टर्न, इस तरह से आप देखेंगे यू टर्न लेती है। ठीक है, अभी ऊपर देखा था हमने, यू टर्न लेती है, और ये यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अब संघीय नमन के कारण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दी गई, किससे संबंधित? ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई। जैसे आप देखेंगे रंगा नदी जल जो विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब परियोजना है आपकी।
ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर बनी हुई है। जैसे कि पहले रंगा नदी जो परियोजना है आपकी, वो आपकी कहाँ है, विद्युत परियोजना है और अरुणाचल प्रदेश में है ये परियोजना। पाकी जल, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कोपली जल विद्युत परियोजना आपके असम में है। दोमांग जल विद्युत परियोजना आपकी नागालैंड में, इसको मैं 5 स्टार दे देती हूँ, याद कर लेना है इसको। तिपाई मुख जो जल विद्युत परियोजना है मणिपुर में है। इसके बाद थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में कितनी सारी ये जो योजनाएं दी गई हैं परियोजना। तुईबाई जो जल विद्युत परियोजना ये मिजोरम में है। भाई नॉर्थ ईस्ट में क्यों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ की ये बात कर रहे हैं, देखिए यहीं से तो बहती है ना, कुछ इस तरह से ऊपर से आती हुई इस तरह से गुजरती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्लियर किया था। ठीक है, इसके बाद ये रंगीत जल विद्युत परियोजना आपकी सिक्किम में, तुईबाई जल विद्युत परियोजना आपकी मिजोरम में है, तिपाई मुख जो जल विद्युत परियोजना वो मणिपुर में। तो ये आपने अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना, उनकी नदियाँ, सहायक नदियाँ, उनका नदी तंत्र, अफवाह तंत्र, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिया है। गंगा नदी अफवाह नदी तंत्र को पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा, अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बीच में एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य जो ढाल है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट की ओर होने की वजह से प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और ये नदियां डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों ही नदियां ब्रंश घाटी से होकर बहती हैं और एस्चुरी का यानी कि जुर्नद मुख का एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। ठीक है, पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। और आप देखेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है और इसकी जो द्रोड़ियां आकार में काफी छोटी भी हैं। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं और अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई नदियां हैं, जैसे कि अरब सागर की नदियां कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अब महानदी की अगर मैं बात है, और महानदी जो है कहाँ पर कैसे क्या है देख लेते हैं। महानदी की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि ये 851 किलोमीटर लंबी आपकी नदी है और इसमें स्पेसिफिकली इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से हुआ है। ये नदी ओडिशा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और शिवनाथ, मांड, ईव वाय तट से और जोंक, ओंग और तेल दाएं तट से मिलने वाली महानदी की सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी सहायक नदियां इसकी, तेल, ईव, मांड और जोक, ओंग, ये सब क्या इसकी सहायक नदियां। हीराकुंड, टिकरपारा बांध जो है इस नदी पर बनी हुई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। और महानदी द्रोड़ी का जो अफवाह है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में है। तो ये सब चीजें आपको रट लेनी है एक तरीके से। ठीक है, गोदावरी नदी की बात करें, जैसे महानदी को देखा वैसे गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर आपकी एक काफी लंबी नदी कही जाती है ये। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय आप देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और जिसका अफवाह तंत्र आप देखते हैं सबसे बड़ा है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप देखेंगे दक्षिण की गंगा, ये तो क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती बंगाल की खाड़ी जल में विसर्जित करती है। ठीक है, अब पूर्णा, बड़धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये गोदावरी की क्या है, सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद आकार और विस्तार में बड़ी होने की वजह से इसे दक्षिण भारत की गंगा यानी कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी द्रोड़ी जो है महाराष्ट्र में, नदी द्रोड़ी का 50% भाग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अवस्थित है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर भी दी गई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आइए नीचे मूव करते हैं। जैसे जैसे नदियां बताती जा रही हूँ आप चाहे तो मैप खोल के इसको देख सकते हैं। कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय आपकी नदी है और जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से होता है। इसकी सहायक नदियां कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मुसी, भीमा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी क्या है, हगरी है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्णा नदी का अववाद क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है।
और कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में ही है। ठीक है, इसका 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है ये, और ये कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियाँ, हम ऑलरेडी इसको यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ठीक हो, ये समझ आ रही है सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट नदी कौन सी, रिवर कौन सी, कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी में देखेंगे आप कि 800 किलोमीटर लंबी नदी है ये। इसका उद्गम जो है वो कर्नाटक के कोडांगू यानी कि कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे जो है कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा भी इसको भी कहा जाता है। ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा जल की उपलब्धता के कारण ये हिमालय नदियों की तरह ही हमेशा बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती, क्या नाम है उसका, शिव समुद्रम। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। और हेमावती, लोकापावी, कौन कौन सी, हेमावती, लोकापावी, हेरांगी, शिमसा, अकारवती बाएं तट से और दाएं तट से काबिनी, सुवर्णवती, ये सब सारी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी जो है 3 बार 2 धाराओं में बट जाती है, विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर फिर से मिल जाती है। अपने प्रवाह क्रम में यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर सारी चीजें। आइए नर्मदा नदी को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी में क्या विशेषता है, जैसे ये जो नदी है वो 1312 किलोमीटर लंबी है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद ये उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होते हुए आगे बढ़ते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है ना, वो इसी नदी पर बनाई गई है। ठीक है, ताप्ती नदी जिसको हम तापी नदी भी कहते हैं, वो उसकी लंबाई देखेंगे 724 किलोमीटर लंबी है आपकी तापी नदी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के स्थान पर हुई है और ये भी भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। और गिरना इसके बाएं तट और जो अरुणावती है इसके दाएं तट से मिलने वाली उसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। लूनी नदी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अरावली के पश्चिम में जो लूनी नदी है, आप देखेंगे इसके बारे में कि इसका जो उद्गम है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है और ये राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण की दलदली भूमि में गायब हो जाती है। और ये अंतरप्रवाही नदी है और लवड़ नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सरस्वती नदी इसका उद्गम जो है पुष्कर झील से ही होता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और चीजें क्या कही जा रही हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये तो सब हमने नदियों के बारे में पढ़ा और इसमें कह रहे हैं कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वेस्टर्न घाट से होता है। ठीक है, और ये निकलकर जो है पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके कुछ पिक्चर देख लेते हैं जो दाएं तट की ओर आपको देखने को मिलती है। आइए देखिए कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है यहाँ पर, जैसे हुगली नदी हो गया, दामोदर हो गया, ये आपकी कौन कौन सी, जैसे आपकी स्वर्ण रेखा, ये वैतरणी है, ब्राह्मण नदी है, ये महानदी है। ठीक है, ये आपकी गोदावरी, कृष्णा है, ये आपकी पेन्नार है, कावेरी है, बेंगोई है, ताम्रपर्णी, ये आपकी दाएं साइड की जो नदियां हैं प्रायद्वीप की उसकी बात करी, बाएं साइड के आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कह रहे हैं पश्चिमी घाट से ये होती हैं और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो नदियां हैं इसमें मेन चीज क्या है कि पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं, जिसके कारण आप देखते हैं छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं और ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जैसे प्रायद्वीपीय भारत में जो सभी नदियां हैं वो आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है, ये अरब सागर में गिरती हैं, जबकि ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि ये नदियां जो पठार के ढाल का अनुसरण करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी का पश्चिमी ओर जो है बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है और विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो है नर्मदा नदी आपकी बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से बहने के कारण ये नदी जो है इनके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है बाकी नदियों के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। देखिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से बहने वाली नदियों का जो नॉर्थ टू साउथ का जो क्रम है वो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगई है। मैंने यहाँ पर देखिए इसका पिक्चर भी शायद मेरे ख्याल से लगाया हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी घाटियों की बात हो रही है। देखिए ये सब आपको मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये सब क्रम यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते से कावेरी नदी की बात करूँ तो जो कावेरी नदी है उसमें आप देखेंगे कि ये जो भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र भी मानते हैं, हिंदू पवित्र नदी भी इसको माना जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे तो ये जो है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणी से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। ठीक है, इसके बाद तेल नदी क्या है, महानदी की सहायक नदी है और ये उड़ीसा के राज्य की प्रमुख नदी मानी जाती है। और साबरमती और ताप्ती नदी के घाटों पर जल की थोड़ी कमी रहती ही है।
ठीक है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे पामवार है, भवानी है, कवानी है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए। प्रायद्वीपीय भारत की और अन्य नदियों की बात करें तो जैसे स्वर्ण रेखा को हमने देखा था, ये उत्पत्ति रांची के पठार से होती है और ये नदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। यहाँ हमने देखा था स्वर्ण रेखा के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राह्मणी नदी। ये आपकी जो ब्राह्मणी नदी है ये राउरकेला उड़ीसा के नज़दीक कोयला और शंख नदियों के मुहाने में से अस्तित्व में आई है, और व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा तट पर आप देखेंगे के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसके बाद लूनी नदी हो गया, आपका शरावती हो गया, भरत पूजा हो गया। तो पूजा जो भरत पूजा है आप उसको देखेंगे तो ये केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसे पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और पोन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिर जाती है। तो इन नदियों को एक बार मैप में आप अच्छे से समझ लीजिएगा अपने ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। इसके बाद जल क्षेत्र सहित नदी बेसिन यहाँ पर दिए गए, जैसे गंगा, सिंधु, गोदावरी का कितना स्क्वायर किलोमीटर, ये क्रम जो है इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब सबसे बड़ी नदियों का क्रम यहाँ पर लंबाई के क्रम में दिया गया है। जैसे गंगा सबसे बड़ी नदी है, फिर गोदावरी आ जाएगी, फिर आपकी सतलज आ जाएगी, फिर कृष्णा है, फिर यमुना है, फिर नर्मदा है। ये सब क्या है, लंबाई का क्रम दिया गया है नदियों का, कि लंबाई के अनुसार किस प्रकार से इनका क्रम है। मेन आते हैं दामोदर नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार से माना जाता है, ठीक है। और ये जो नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं दामोदर नदी की आपकी सहायक नदियां हैं, देखिए जैसे बराकर है, जमुनिया है, बरकी है, और नारायण नदी के जल के संग्रह को करती हुई कोलकाता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हगरी नदी अगर आप देखेंगे, जिसको हगरी या हगारी नदी भी कहते हैं, ये आप इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि आप देखते हैं जैसे इसमें क्या है कि जैसे हगरी नदी पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है, और ये जो है ये जो सह्याद्री नदी से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती है, ठीक है। झेलम नदी की अगर मैं बात करूँ तो झेलम नदी में आप देखेंगे कि ये वेरीनाग, इसका उद्गम क्या है, वेरीनाग यानी कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या है, किशनगंगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जानी जाती है, और संगम या मुहाना क्या इसका चेनाब नदी पर होता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखेंगे आपकी ये बूलर झील से होकर बहती है, और कश्मीर घाटी में इसका बहाव विसर्पी हो जाता है, ठीक है, मतलब कि मींडर बनती है ये, ठीक है, विसर्पी हो जाती है, और कुछ दूर तक ये भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है, और श्रीनगर इसके तट पर बसा हुआ एक शहर है। झेलम अपनी युवावस्था में कश्मीर घाटी से बहती है, हमने देख लिया है अभी इन सब चीज़ों को। इसके बाद लूनी नदी जो है, आप लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। जो आपकी लूनी नदी अरावली पहाड़ी श्रेणी की नाग पहाड़ी से अजमेर राजस्थान से निकलती है। जवाई खारी जोजड़ी इसकी जो है सहायक नदी है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, और रेगिस्तान की गंगा कहलाती है आपकी लूनी नदी, ठीक है। इसके बाद सतलज नदी का उद्गम जो है आप देखेंगे, सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत और उस पर माना गया है। और इसके बाद इसमें जो देखेंगे कि ब्यास जो है इसकी सहायक नदियाँ, और चेनाब नदी इसका संगम मुहाना है। लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे बसे हुए कुछ शहर हैं, ठीक है। और लगभग इसकी लंबाई कितनी 1500 किलोमीटर है। सोन नदी की उत्पत्ति की यदि मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि सोन नदी की उत्पत्ति एमपी के शहर डोल जिले में अमरकंटक के पास हुई है। इसके बाद कोसी नदी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसका श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और ऐसे साक्ष्य है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच में व्यापार इसी नदी से होता था। जस्कर नदी है, जस्कर श्रेणी में आप देखते हैं कि गहरे गाज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है, और अंततः इसमें देखेंगे नेमू में सिंधु नदी में मिल जाती है ये। स्फीति नदी हो गया, काली नदी। अब काली नदी के बारे में जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि काली नदी जो है पश्चिमी घाटी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले यानी कि कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर ये नदी की कुल लंबाई 184 किलोमीटर है। संकोश नदी लेकिन नाम से थोड़ा डिफरेंट सी लग रही है। संकोश नदी जो है वो उसका उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई आप देखेंगे कि असम और बांग्लादेश के सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित हो रही है, कहाँ मिलती है, इसको ज़रा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। माही नदी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें भी कई सारी चीज़ें। माही नदी, मीठी नदी जैसे आप देखते हैं कि मुंबई स्थित जो है विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है और ये महिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कपिली नदी देखें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दूध गंगा नामक नदियाँ जो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड
और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी क्या है? कोयना है, यरला है, डीना है, वर्णा है, पंचगंगा है, घाट प्रवाह है, तुंगभद्रा है। तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद सोन नदी की उत्पत्ति आपके मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, ध्यान दीजिए, वो एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल और यूपी के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। इसके बाद एडन नहर जो 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी, 16 किलोमीटर लंबी और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। इसके बाद खारी नदी चंबल की सहायक नदी और चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी। तो इस तरह से ये क्रम आपका बनता चला जा रहा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। आइए अब इन झीलों को देख लेते हैं, जहाँ पर जो झीलें दी गई हैं उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं ये हमें देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि लेक यानी कि झील क्या होते हैं। तो झील क्या है कि झील जो है जल का एक स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है। और भारत में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। मानव निर्मित झीलों में जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए गए जलाशयों को सम्मिलित किया जाता है। वहीं आप देखेंगे प्राकृतिक झीलों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लैगून झीलें हो गया, हिमानी निर्मित झीलें हो गया, वायु द्वारा निर्मित झीलें, विवर्तनिकी द्वारा निर्मित झीलें। आइए हम यहाँ पर मेन झीलों को पढ़ने वाले हैं। जैसे चिल्का झील, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है और ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी? चिल्का झील। पुलकेट झील की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे जल की लैगून आपकी झील है, ठीक है। इसके बाद बेम्बार जो लेक है आपकी, वो देखेंगे ये केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर राष्ट्रीय नौकाएं प्रतियोगिताएं होती हैं। और भारत का सबसे छोटा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A जो है वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है, जो कि बेमनाद झील पर है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर जैसे गोविंद सागर, जैसे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोविंद सागर के बारे में भी दिया गया होगा। चलिए अगर नहीं दिया है तो हम इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर और कौन कौन सी झीलें, जैसे कि ये आपकी सत्ता झीलें उत्तराखंड के हिमायू प्रखंड में झील मताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है। सोंगमो झील जो है सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे जल की झील है। कौन सी? ताजे जल की, कौन से? खारे जल की, ध्यान रखिएगा। चोलहामू झील जो है सिक्किम के उत्तरी भाग में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? यही है, ठीक है। तीसरा नदी का उद्गम जो है वो यहीं से होता है। बूलर झील जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है। सांवर झील आपके राजस्थान के जयपुर के 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये बृहत्तर खारे पानी की बृहत्तम झील है। लोकतक झील आपके मणिपुर में स्थित एक मीठे जल की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की झील है ये। सूरजताल झील आपकी हिमाचल प्रदेश के बाड़ा देखेंगे, इसके बाद बाड़ा लाचा दर्रे के निकट इससे ताजे जल की झील है। डल झील हो गया, डेवर झील हो गया, रूपकुंड झील हो गया। पंचभद्रा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की झील है और वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है, ठीक है। उपवन झील जो है महाराष्ट्र में थाड़े में स्थित है। ब्लू वर्ड झील हरियाणा में स्थित है। अष्टमुदी झील ध्यान रखिएगा केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून कयाल झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। और रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर भारत के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जलप्रपात और उनके गर्म झरने दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या आप देखने वाले हैं? वाटरफॉल्स और इनके हॉट स्प्रिंग्स को देखने वाले हैं। तो समझिए यहाँ पर वाटरफॉल क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने झीलों को समझा, झील क्या होती है, वैसे वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जब नदी का जो पानी है किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी कि क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर बहता है तो उसे जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। और भारत में अधिकांश वाटरफॉल जो है पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भू आकृति है अत्यधिक ऊंची नीची और शैलें कठोर होती हैं, तो ये आपका जलप्रपात होता है। अब भारत में अधिकांश जलप्रपात आप देखेंगे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वो कारण क्या है? वही भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैलें कठोर हैं। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका जोग जलप्रपात है और ये कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भारत में आयतन की दृष्टि से बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है और ये जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि हमने ऊपर भी समझा था। इसके बाद आप देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और इसे भारत का न्यागरा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य में स्थित जो कुचिकल प्रपात है उसकी ऊंचाई कम से के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। जल से भरे प्राकृतिक गर्त को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। और बढ़ती आबादी और जल के अभाव में झील जो है लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है और भारत में झीलों का विभिन्न उद्गम स्थान भी है।
लोध जलप्रपात आपके झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी में स्थित है, ठीक है। और वज्रेश्वरी जो गर्म झरना है, ध्यान रखिए वज्रेश्वरी क्या है, गर्म झरना है, महाराष्ट्र में स्थित है। नारायणी हॉट स्प्रिंग ओडिशा के गंजम जिले में स्थित। चचाई गर्म झरना रीवा पठार जिला रीवा यानी कि मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी यानी कि टोंस नदी की सहायक नदी पर स्थित है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपके यहाँ पर कुछ देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी नए पेड ग्रुप में आपको एडमिशन लेना है तो उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान सर का भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उनको मैसेज कर सकते हैं आप। अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। तो हमें भी इसी तरह से सहयोग दीजिए अपना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।